गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति की नेचर पूछी है। ऑप्शन में दिया हुआ है मृत या पारगम्य, मृत अपारगम्य, जीवित अपारगम्य और जीवित और चयनात्मक पारगम्य। तो कोशिका भित्ति की खास बात हमने पढ़ी थी कि वो कैसी होती है, मृत होती है, डेड होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, मृत होती है। तो उससे ये दो ऑप्शन तो वैसे कट गए। इसके बाद पारगम्य और अपारगम्य में क्या था बताया था आपने, प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में पढ़ा। प्लाज्मोडेस्माटा दो कोशिकाओं के बीच में जीव द्रव्य के आदान प्रदान में सहायता करता है। इसका मतलब कोशिका भित्ति पदार्थों के आदान प्रदान कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पारगम्य होगी। इसका मतलब क्या हुई, वो पारगम्य। अपारगम्य अगर वो अपारगम्य होती तो विभिन्न पदार्थों का जो आदान प्रदान है वो नहीं होता। तो इस तरह इसका जो उत्तर होगा वो पहला होगा, मृत तथा पारगम्य। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। सभी कोशिकाएं, वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे यूकैरियोटिक कोशिका हो, पादप, जीवाणु, सभी जीव जंतुओं में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के बाहर एक परत पाई जाती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा, इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो नेगेली और क्रेमर ने दिया था। सेल मेम्ब्रेन जो वर्ड है वो नेगेली और क्रेमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। देखो, जैसे एक कोशिका का मैं यहाँ चित्र बनाता हूँ जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर हम सभी जानते हैं कि उसमें भीतर एक न्यूक्लियस केंद्रक होगा। प्रोकैरियोट्स में वो नहीं होता है। ये न्यूक्लियस या केंद्रक, बाकी जो सारा बीच में शेष भाग बच रहा है उसे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, जिसमें बहुत सारे कोशिकांग और सेल इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। और ये जो बाहर इसके चारों तरफ की जो बाउंड्री परिधि जो होती है, इस परिधि को सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वसा, लिपिड और प्रोटीन की होती है। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वसाओं में भी आपको याद रखना है, मुख्यतः जो वसा होती है, सबसे मुख्य जो वसा है जो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का निर्माण कर रही है वो होती है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ऐसी वसा जिसमें क्या हो, फॉस्फेट समूह हो। जिसमें कौन सा समूह हो? फॉस्फेट समूह हो, वो वसा कहलाती है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन का मुख्य घटक होती है। वसाओं में इनकी जो मात्रा है वो वसाओं की 40 से 60% तक हो सकता है। अलग अलग कोशिका में इसकी मात्रा अलग होती है। जैसे आरबीसी में वसा लगभग 48% होती है। प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन वो लगभग, ये भी लगभग 50 से 60% अलग अलग कोशिकाओं के हिसाब से हो सकता है। 50 से 60% तक अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से। कुछ मात्रा में 1 से लगभग 5% कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स भी कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, जिसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हम यहाँ देख रहे हैं, जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल। यह मॉडल डैनियल और डेवसन ने दिया था। सैंडविच मॉडल जो है वो डैनियल और डेवसन ने दिया था। डैनियल और डेवसन ने। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो दोनों में डी है, दोनों में डी, तो आप ऐसे याद कर सकते हो डी को सैंडविच पसंद है, डी को सैंडविच पसंद है, डैनियल और डेवसन। बेबी को चाहे बेस पसंद हो ना हो, लेकिन डैनियल को और डेवसन को क्या पसंद है? सैंडविच। दीदी को सैंडविच पसंद है, आप ऐसे याद कर सकते हो। सैंडविच मॉडल में यह बताया गया, जैसे सैंडविच में 3 परतें होती है, जैसे सैंडविच में 3 परत होती है, उसी तरह डैनियल और डेवसन ने भी ये बात कही कि कोशिका झिल्ली 3 स्तरों की बनी होती है, त्रिस्तरीय होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? त्रिस्तरीय होती है। उन्होंने जो मॉडल बताया उसके अनुसार सबसे बाहर प्रोटीन का स्तर होता है, सबसे बाहर इस तरह प्रोटीन का स्तर, और भीतर की तरफ भी प्रोटीन का स्तर होता है। मध्य में फास्फोलिपिड्स जो है वो व्यवस्थित होते हैं। मध्य में फास्फोलिपिड व्यवस्थित होते हैं। मध्य में इस तरह फास्फोलिपिड व्यवस्थित होते हैं, जिसमें फास्फोलिपिड का शीर्ष भाग प्रोटीन की तरफ और उसका जो टेल पूंछ भाग जो है वो एक दूसरे की तरफ सम्मुख मुंह किए हुए होता है। इस तरह डैनियल और डेवसन ने जो मॉडल दिया वो ऐसा था, त्रिस्तरीय, 3 स्तर, जिसमें पहला स्तर प्रोटीन का, दूसरा स्तर यहाँ वसा का, और तीसरा स्तर फिर से भीतर की तरफ प्रोटीन का ही है। बीच बीच में उन्होंने ऐसे कहा कि इनके बीच बीच में कुछ चैनल्स बन जाते हैं, प्रोटीन्स के बीच में कुछ जगह होती है जिससे विभिन्न पदार्थों का लेन देन होता है, आदान प्रदान होता है। इस तरह का जो ये मॉडल दिया गया उसे सैंडविच मॉडल कहा गया, क्योंकि इसमें सैंडविच की तरह ही 2 परतें और बीच में उसमें अलग परत होती है, वसाओं की परत होती है, तो इसलिए इसे त्रिस्तरीय मॉडल और सैंडविच मॉडल नाम दिया गया। डैनियल और डेवसन ने ये प्रस्तुत किया था। लेकिन इस सिद्धांत द्वारा कोशिका झिल्ली की चयनात्मक पारगम्यता और उसका जो दृढ़ता का होना और इसका जो स्थायित्व है उसे साबित नहीं कर पाए डैनियल और डेवसन कि आखिर कोशिका झिल्ली स्थायित्व कैसे लिए हुए है और ये चयनात्मक पारगम्य कैसे है। कुछ पदार्थों के आदान प्रदान में तो ये सहायक है, कुछ पदार्थों को रोकती है। चयनात्मक पारगम्यता का जो गुण है वो सैंडविच मॉडल से साबित नहीं होता था। उसके बाद दूसरा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो था इकाई कला मॉडल, इकाई कला प्रतिरूप या इकाई कला प्रतिरूप मॉडल। इंग्लिश में से यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इकाई कला प्रतिरूप जो प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने इकाई कला प्रतिरूप दिया। ये 1958 में
प्रस्तुत किया गया था। इन्होंने ये कहा, जैसे सैंडविच मॉडल में तो 3 स्तर बताए गए, लेकिन इन्होंने ये बताया कि प्रोटीन और वसाओं का केवल एक ही स्तर होता है। प्रोटीन और वसाओं का केवल एक ही स्तर होता है, जिसमें बीच बीच में कहीं प्रोटीन और कहीं फॉस्फोलिपिड्स पाई जाती है। ऐसा रॉबर्टसन ने जो प्रस्तुत किया वो था इकाई कला प्रतिरूप, जो मान्य नहीं हुआ। इसके बाद जो तीसरा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और आज तक जो मान्य जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया, वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसे हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ये 1972 में सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। तीसरा सबसे ज़्यादा मान्य और महत्वपूर्ण जो मॉडल है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो सिंगर और निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किए। इन्होंने ये कहा कि फास्फोलिपिड्स की 2 परतें होती हैं, 2 स्तर होते हैं, दोहरी झिल्ली वाला, और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो केवल परतों पर, उसके ऊपर या नीचे होते हैं, उन्हें बाह्य प्रोटीन कहा। और कुछ ऐसे हैं जो फास्फोलिपिड के भीतर भी दब रहते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन कहा। अब हम इस तरल मोज़ेक मॉडल को डिटेल से देखते हैं। इन मॉडल्स में आपको केवल इन वैज्ञानिकों के नाम याद रखने हैं और क्या उन्होंने कहा, केवल इतनी ही बात याद रखनी है। ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ जो मॉडल है वो है तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल में जो मुख्य घटक हैं वो 2 हैं। एक तो है फॉस्फोलिपिड, और दूसरा है प्रोटीन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में 2 महत्वपूर्ण घटक हैं, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन, जिसमें जो बेस कंपोनेंट जो है वो है फॉस्फोलिपिड। बेस कंपोनेंट जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, आधारी भाग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करेगा वो है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड की 2 भाग होते हैं। फॉस्फोलिपिड के 2 भाग होते हैं। एक भाग इसका हेड कहलाता है, शीर्ष कहलाता है, जिसमें फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ होता है। जिसमें कौन सा समूह जुड़ा होता है? फॉस्फेट। और फॉस्फेट की उपस्थिति के कारण ही, फॉस्फेट इसके हेड भाग में होता है और उसी के कारण यह इसका हेड पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है। फॉस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है और दूसरा पार्ट उसका टेल कहलाता है। ये जो टेल पार्ट है वो फैटी एसिड्स का बना होता है। फैटी एसिड्स का बना होता है, जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। टेल पार्ट में या तो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। और जो हेड पार्ट है वो फास्फेट की प्रेजेंट की वजह से, इसमें फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और उसी वजह से वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? हाइड्रो का मतलब यहाँ होता है वाटर से, जल से। हाइड्रो जल, और फिलस का अर्थ होता है लव। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ? जल से प्रेम करने वाला, जल से प्यार करने वाला हाइड्रोफिलिक, जल से आकर्षित होने वाला हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हिंदी में कहें तो जल स्नेही
स्नेही भाग होता है। हेड पार्ट कैसा होता है? जल स्नेही होता है। और जो टेल पार्ट होता है वो केवल और केवल फैटी एसिड्स का बना होता है, जिसमें लंबी लंबी कार्बन की चेन होती है। तो फैटी एसिड कार्बन तो सारे के सारे जल विरागी होते हैं, तो वो होते हैं हाइड्रोफोबिक। जो टेल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रो यानी कि वो ही वाटर, जल, और फोबिया, फोबिया डर को कहते हैं, डर। हाइड्रोफोबिक यानी कि जल से डर, यानी कि जल विरागी या जल से दूर भागने वाला, जल विरागी, जल से दूर भागने वाला। तो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल है बड़ा स्पेशल है। फॉस्फोलिपिड बड़ा विशिष्ट है, जिसका एक भाग तो हाइड्रोफिलिक है और एक भाग हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, दोनों विपरीत लक्षण एक साथ हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल कहते हैं। एम्फीपैथिक, एम्फी यानी उभय, पैथिक यानी कि प्रकृति उनकी, एम्फीपैथिक, जिनमें दोनों तरह की विपरीत लक्षण एक साथ हो। यहाँ हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर भी है इसमें और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर भी है, तो इसमें दोनों तरह के कैरेक्टर, और इसीलिए इसे क्या कहा? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। फास्फोलिपिड कैसा होता है? एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल होता है, और इसका यही कैरेक्टर, इसका यही एम्फीपैथिक जो गुण है वो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के निर्माण में सहायता करता है। अब हम समझते हैं कि कैसे व्यवस्थित होते हैं। फॉस्फोलिपिड को हमने पढ़ा, इसका हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर। अब इसकी अरेंजमेंट कैसे होती है कोशिका झिल्ली में, और कैसे प्रोटीन्स इसमें अरेंज्ड होते हैं, कैसे सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, वो देखते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मैंने ये सेल का ये आउटर पार्ट मान लो, और यहाँ जैसे ये न्यूक्लियस मान लेता हूँ, ये अंदर का पार्ट है, ये इनर पार्ट है सेल का। कोशिका के बाहर की तरफ भी कोशिका तरल माध्यम में डूबी हुई रहती है, बाहर भी चारों तरफ लिक्विड होता है। लिक्विड यानी कि आप ऐसे कह सकते हो बाहर भी बहुत सारा जल होता है। अंदर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य जो है, उसमें भी बहुत सारा, लगभग 65 से 95% जल हो सकता है। तो अंदर भी क्या है? जल है। कोशिका झिल्ली के बाहर का जो वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा जल से बना हुआ है। अंदर का वातावरण जो है, अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो भी वाटर मॉलिक्यूल से भरा हुआ है। ऐसे में फिर कोशिका झिल्ली जो है उसका अरेंजमेंट ऐसे ही हो सकता है। अगर इस भाग को हम बढ़ा के देखें तो हमने अभी देखा कि फॉस्फोलिपिड जो है उसका ये भाग हाइड्रोफिलिक होता है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। बाहर यहाँ सेल का बाहरी भाग है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी जल होगा, यहाँ पर भी जल ही होगा। ये सेल का इनर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, यहाँ सेल का इनर पार्ट है। तो क्या ये अरेंजमेंट हो सकता है? इस तरफ से तो हो सकता है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये तो इस हाइड्रो जो जल है उसकी तरफ जा सकता है। आपने केमिस्ट्री में एक छोटा सा नियम है कि समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में ही घुलते हैं, और जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवियों में ही घुलते हैं। तो यहाँ ये चार्ज है, फास्फेट की वजह से आयनिक होता है, तो ये वाटर भी ध्रुवीय होता है, तो ये इधर इनमें घुल सकता है। तो ये इसका हेड तो इधर हो सकता है, लेकिन कार्बन जो होते हैं वो अध्रुवीय है। फैटी एसिड वाली जो ये चैन है वो अध्रुवीय होती है, ये जल से दूर भागेगी, जल से दूर भागेगी, तो इधर तो ये अरेंजमेंट हो ही नहीं सकता। तो ये अरेंजमेंट हुआ कैसे? एक और मॉलिक्यूल ऐसे व्यवस्थित हो गया,
एक और मॉलिक्यूल इस तरह व्यवस्थित हो जाए, इससे अपने आप जो इनका ये जो डर है, दोनों तरह वाला डर, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वाला, वो दोनों अपने आप ही सैचुरेट हो गया, संतृप्त हो गया। क्या हुआ कि ये इसको तो जल पसंद था, हाइड्रोफिलिक था ये, तो बाहर जल की तरफ हो गया। इस हेड पार्ट को भी जल पसंद था तो जल की तरफ हो गया। लेकिन ये जो टेल पार्ट है, इसे जल बिल्कुल पसंद नहीं था, हाइड्रोफोबिक थे, तो ये एक दूसरे की तरफ आ गए। ये क्या हो गए? एक दूसरे की तरफ आ गए। तो इससे क्या हुआ, इनकी भी व्यवस्था ठीक हो गई, इनकी व्यवस्था भी ठीक हो गई। तो इस तरह इनका जो अरेंजमेंट है कोशिका झिल्ली का, जो कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट इस तरह होता है। हेड पार्ट कोशिका के बाहर की तरफ और कोशिका के अंदर की तरफ ही होता है, और टेल पार्ट जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ व्यवस्थित होते हैं। तो इस तरह इनकी व्यवस्था बनती है। ये जो इतना पार्ट है, मान लो इसको मैं थोड़ा बढ़ा के जूम करके अपन देख रहे हैं, तो इस तरह इसकी व्यवस्था देखने को मिलेगी। जल का ये जो हाइड्रोफिलिक होना और हाइड्रोफोबिक पार्ट का होना फास्फोलिपिड में, ये ही इसे इस तरह व्यवस्थित कर देते हैं। तो इसकी व्यवस्था कैसी हुई? हेड पार्ट बाहर की ओर और दूसरी परत में हेड पार्ट अंदर की ओर। तो इस तरह आप यहाँ देखो, फास्फोलिपिड्स का अरेंजमेंट में दो परतें बन गई सीधी सीधी। ये एक परत हो गई फास्फोलिपिड की, एक परत, और ये फास्फोलिपिड की एक परत हो गई। तो इस तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली जो होती है, वो दो परतों की बनी हुई होती है। इस तरह फास्फोलिपिड्स यहाँ अरेंज होते हैं। लेकिन केवल अकेली फास्फोलिपिड ही नहीं होती, और भी बहुत सारी वसाएं होती है, जिसमें खास करके कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल भी इनमें बीच बीच में कहीं अरेंज होता है। तो मैं यहाँ एक कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल अरेंज कर देता हूँ बीच बीच में कहीं। मैं दूसरे कलर से इसे बना देता हूँ, जिसे आप कोलेस्ट्रॉल समझ लेना। कोलेस्ट्रॉल भी कहीं बीच बीच में व्यवस्थित होता है। तो ये जो हमने बनाया सबसे, ये तो है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। यहाँ जो हमने लाल रंग में बनाया वो है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। तो इस तरह वसाओं का अरेंजमेंट कोशिका झिल्ली में होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ प्रोटीन का अरेंजमेंट कैसे होता है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली में दो तरह के होते हैं। प्रोटीन कोशिका झिल्ली में दो तरीके से व्यवस्थित होते हैं, और इसी आधार पे कोशिका झिल्ली के प्रोटीनों को दो भागों में भी बांट देते हैं। दो तरह के प्रोटीन होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरा इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक को हिंदी में बाह्य प्रोटीन और इसे आंतरिक प्रोटीन या इसे समाकल प्रोटीन भी कहते हैं। समाकल प्रोटीन, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, एक्सट्रिंसिक जो होंगे, एक्सटर्नल होंगे, बाह्य प्रोटीन होंगे, ये इस परत, ये जो दो परतें बनी हुई है फास्फोलिपिड की, इस पर बाहर की तरफ व्यवस्थित होंगे। बाहर से मतलब कोशिका के बाहर ही नहीं, इस परत के बाहर, इस परत के बाहर यहाँ पर भी हो सकते हैं, इस परत के बाहर यहाँ पर भी हो सकते हैं। अब इसको बना ले, मैं यहाँ हरे रंग से इसको एक को बना देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ बना दिया एक प्रोटीन, एक यहाँ बना देता हूँ। तो ये जो इस तरह जो प्रोटीन्स होते हैं जो इस बाइलेयर पर,
इस ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है इस पर बाहर की तरफ व्यवस्थित होते हैं। ऐसे प्रोटीन को बाह्य प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। बाह्य प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये भी क्या है? बाह्य प्रोटीन। दूसरे जो है वो है समाकल प्रोटीन या आंतरिक प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। इनका एक और नाम है इंट्रिंसिक और इंटीग्रल भी कहते हैं। ये जो समाकल है इसी से नाम बना है इंटीग्रल प्रोटीन। ऐसा प्रोटीन जो इस बाइलेयर के मध्य में हो, जो इस बाइलेयर के अंदर फंसा हुआ हो, समाकल हो, ऐसे प्रोटीन को कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है वो इस तरह इनके मध्य में फंसे हुए होते हैं, इनके मध्य में फंसे हुए हो सकते हैं इस तरह। ऐसे प्रोटीन्स को इंट्रिंसिक या समाकल प्रोटीन कहेंगे। समाकल प्रोटीन्स कहेंगे। ये क्या है? समाकल, समाकल प्रोटीन। ये प्रोटीन की जो ये फॉस्फोलिपिड की जो ये बाइलेयर है उसके अंदर फंसे हुए होते हैं, अंदर धंसे हुए रहते हैं, पूरे आर पार रहते हैं और इसी वजह से ये चैनल का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये चैनल का काम करते हैं। विभिन्न पदार्थों के आदान प्रदान में ये सहायता कर सकते हैं। इन प्रोटीन्स की व्यवस्थाओं को और अगर इसकी वसाओं की व्यवस्थाओं को देखें तो इनकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती। इनकी व्यवस्था कैसी नहीं होती? कोई निश्चित नहीं होती। इसीलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एसिमेट्रिकल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ये एसिमेट्रिकल या हिंदी में कहें असममित होती है। असममित होती है यानी कि एक अक्ष, जैसे यहाँ बीच में एक एक्स खींचे, एक एक्सिस खींचे, एक लाइन खींचे तो दोनों तरफ बराबर भाग नहीं होते हैं कि आप उन दोनों को अध्यारोपित कर दें तो दोनों समान निकले, ऐसा नहीं होता है। तो जो ये लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो असममित एसिमेट्रिकल होती है क्योंकि इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती, एक्स की दोनों तरफ समान नहीं होती। इसलिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो असममित होती है, असममित होती है। यहाँ इसकी साथ के साथ आपको ये बात और समझनी है कि जो वसाएं होती है, ये जो हमने बना रखी है फास्फोलिपिड या कोलेस्ट्रॉल, वसाएं जो होती है वो वसा में घुलनशील। वसाओं की क्या खास बात है? ये वसाओं में घुलनशील और छोटे मॉलिक्यूल्स को तो कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने दे सकती है। वसाओं की क्या खास बात है? ये वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील और बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो? बहुत कम मॉलिक्यूलर वेट्स वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उन्हें तो ये कोशिका के बाहर से अंदर भी आने दे सकती है और अंदर से बाहर भी जाने दे सकती है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स कैसे हो? ध्रुवीय हो और वसा में अघुलनशील हो, वसा में अघुलनशील। ध्रुवीय मॉलिक्यूल वैसे भी वसा में नहीं घुलते हैं और अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले हो, अधिक मॉलिक्यूलर वेट वाले अणु हो तो फिर इन अणुओं का पैसेज, इन अणुओं को जाने कैसे दिया जाए कोशिका से अंदर या कोशिका से बाहर, तो उसमें सहायता करते हैं ये समाकल प्रोटीन। कौन सहायता करते हैं? प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स अधिकतर जो है अमीनो एसिड से बने होते हैं जिन पे चार्ज होता है, आवेशित होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। तो ये ध्रुवीय अणुओं को, वसा में अघुलनशील अणुओं को और जिनका मॉलिक्यूल वेट अधिक है उन्हें
कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर आने जाने दे सकते हैं। तो इस तरह इसकी संरचना हमने समझी कि किस तरह इसमें फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन व्यवस्थित होते हैं।